Hello students, welcome to Computer Science Expert. मैं हूं मैं हूं नादिया नूर और आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज से जुड़े नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का हमारा टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो चलिए बिना देर किए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, यानी कि हिदायत का मजमुआ जिससे हम कोई भी काम करने के लिए लिखते हैं। इसी तरह प्री प्रोसेसर भी इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, लेकिन इन इंस्ट्रक्शंस के स्ट्रक्चर में और इनके काम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्री प्रोसेसर को टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल भी कहा जाता है। तो प्री प्रोसेसर की ये इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को दी जाती हैं ताकि सी लैंग्वेज के एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले, ताकि सी लैंग्वेज के एक्चुअल प्रोग्राम के अंदर जो अदला बदली करनी है वो प्री प्रोसेसर की वजह से हो जाए। अब प्री प्रोसेसर का ये जितना भी प्रोसेस स्टार्ट होता है ये कंपाइलेशन के प्रोसेस के साथ स्टार्ट होता है, जब हम किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर को कमांड देते हैं। तो कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले ये देखता है कि कहीं उस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी प्री प्रोसेसर की कमांड तो नहीं, जो कि बहुत मुमकिन सी बात है कि सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर कमांड्स के बगैर नामुकम्मल है। तो जब कंपाइलर ये देखता है कि प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर कमांड्स मौजूद हैं तो फिर वो प्री प्रोसेसर को ये काम देता है कि वो खुद से प्रोग्राम को चेक करे और उसके अंदर जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने हैं वो परफॉर्म करे। प्री प्रोसेसर पूरे प्रोग्राम को एग्जामिन करता है। इसके बाद प्री प्रोसेसर 3 अहम काम परफॉर्म करता है: रिमूवल ऑफ कमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोज एंड एक्सपेंशन ऑफ इंक्लूड फाइल्स। सबसे पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ कमेंट्स की। हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जब लिखते हैं तो इसमें बहुत से कमेंट्स हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर देते हैं। तो प्री प्रोसेसर इस तमाम प्रोसेस के दौरान प्रोग्राम से, यानी कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर से तमाम कमेंट्स को रिमूव कर देता है और एक नया कोड फॉर्म कर देता है, जो कि होती तो सी प्रोग्राम की ओरिजिनल फाइल ही है, लेकिन उसके अंदर फिर कमेंट्स नहीं होते। इसके बाद प्री प्रोसेसर एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोस करता है। अब ये मैक्रोस क्या होते हैं? सी लैंग्वेज के कोड में अगर हमने कहीं पर भी हैश डिफाइन का सिंटैक्स यूज़ किया है, यानी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ अगर हमने डिफाइन लिखा है तो इसकी समझ भी प्री प्रोसेसर को होती है और इस कमांड के थ्रू जो काम करने को कहा जा रहा होता है प्री प्रोसेसर अपने प्रोसेस के दौरान इस काम को परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैक्रोस क्या काम परफॉर्म करता है। मैक्रोस 2 मेन काम परफॉर्म करता है। तो हैश डिफाइन का ये सिंबल 2 काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहला काम ये करता है कि इसके ज़रिए हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा काम यह है कि इसके ज़रिए हम किसी भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि उस डिफाइन किए हुए कांस्टेंट की वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन की वैल्यू को ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है बिना बार बार मेंशन किए हुए। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं हैश डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.14, तो अब हमने ये जो पाई की वैल्यू है इसको हमने हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन कर दिया है। और जब प्री प्रोसेसर अपना काम स्टार्ट करेगा तो इस प्रोसेस के दौरान वो पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई यानी कि PI लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वो 3.14 वैल्यू को खुद से मेंशन कर देगा। तो इस तरह कम से कम वक्त में प्री प्रोसेसर मैक्रोस की एक्सपेंशन का काम भी परफॉर्म कर लेगा। इसके बाद एक्सपेंशन इंक्लूड फाइल्स। ऑब्वियसली हम अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर बहुत से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनपुट या आउटपुट फंक्शंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे printf फंक्शन या फिर scanf फंक्शन वगैरह। तो होता यह है कि हम अपने सी के प्रोग्राम में तो इन फंक्शंस को सिर्फ मेंशन कर देते हैं, जैसे printf हो गया या scanf हो गया, या इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए। लेकिन जब प्री प्रोसेसर के पास ये हमारा प्रोग्राम जाता है सी लैंग्वेज का, तो वो
वो जगह जहाँ पर printf या scanf या इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो, तो प्री प्रोसेसर उस फंक्शन के साथ कुछ इजाफी लाइंस या फिर इजाफी कोड को भी मेंशन करता है, यानी कि प्री प्रोसेसर सी प्रोग्राम के एक्चुअल कोड को काफ़ी बढ़ा देता है। और ये तमाम काम करने के बाद प्री प्रोसेसर एक नई फाइल जनरेट करता है जिसे .i एक्सटेंशन दी जाती है। यानी कि जब सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर के प्रोसेस से गुजरने के बाद एक नई फाइल की शक्ल में हमारे सामने आता है, तो उसके साथ एक्सटेंशन .i को लगा दिया जाता है और फिर उसके बाद वो कंपाइलर या लिंकर के पास जाता है, जहां पर उसकी कंडीशन और एक्सटेंशन दोनों चेंज होती रहती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये हमारी सी लैंग्वेज की लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर से भी पहले जो है वो एग्जामिन करता है और उसके कोड को चेंज करता है और एक नई फाइल में कन्वर्ट करता है। प्री प्रोसेसर को ऐसा करने के लिए खुद कंपाइलर ही कहता है। प्री प्रोसेसर को कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। अब चाहे वो टर्बो C++ का IDE हो या फिर किसी भी सी लैंग्वेज के वर्जन का, ये तमाम IDE बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स का हिस्सा होते हैं, जैसे कंपाइलर, लिंकर या मजीद और भी। इसी तरह प्री प्रोसेसर भी सी लैंग्वेज के IDE का हिस्सा होता है और इसके मिलने से भी IDE जो चाहे टर्बो C++ का हो या सी के किसी भी वर्जन का कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स जो कि IDE का हिस्सा होते हैं की ही एफर्ट और प्रोसेसिंग के थ्रू हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के फाइनल बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर एक आउटपुट फंक्शन यानी कि प्रिंटफ फंक्शन को मेंशन किया है, अब हमारी नज़र में तो वो एक मुकम्मल फंक्शन है, लेकिन जब वो प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर हमारी उस लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को डिसमिस कर देगा, वो उसे एज एरर लेगा। क्योंकि जब हम सी प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन ऐड करते हैं, चाहे वो इनपुट का हो या आउटपुट का, जब वो कंपाइलर के पास जाता है तो कंपाइलर को उस फंक्शन की तमाम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये कौन सा फंक्शन है और इस फंक्शन पर क्या काम परफॉर्म करना है। तो हम तो उस इनपुट या आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। तो ये काम कौन परफॉर्म करता है? ये काम प्री प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे सी प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए तमाम इनपुट या आउटपुट फंक्शंस को अपने प्रोसेस के दौरान एग्जामिन करता है और उनसे जुड़ी तमाम डिटेल्ड फाइल्स को उन प्रोग्राम के साथ ऐड कर देता है, जिससे हमारा कोड ओरिजिनल कोड से तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, लेकिन फिर कंपाइलर के पास जाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे फिर कंपाइलर बहुत इजीली ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी फॉर्म में तब्दील कर देता है और ये फाइल ऑब्जेक्ट कोड कहलाती है। अब थोड़ा सा हम इस प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के डेवलपर्स ने कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को बना के सी लैंग्वेज के बैक पर स्टोर किया होता है, जिसमें से हर एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स शामिल होती हैं या मौजूद होती हैं या रखी जाती हैं। इसीलिए डिफरेंट हेडर फाइल्स के मजमूए को लाइब्रेरी फाइल कहा जाता है, यानी कि एक सिंगल लाइब्रेरी फाइल के अंदर एक या एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स हो सकती हैं। कंपाइलर में ये तो पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं, इनके अंदर तमाम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के नाम लिखे होते हैं या इनपुट आउटपुट फंक्शंस को मेंशन किया होता है, लेकिन हेडर फाइल्स के अंदर इन इनपुट या आउटपुट फंक्शंस के सिर्फ नाम लिखे होते हैं और हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल करके हम इन इनपुट या आउटपुट फंक्शंस को सिर्फ अपने प्रोग्राम में मेंशन कर सकते हैं। आगे जब ये प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कंपाइलर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इनके नाम के प्रोग्राम में लिखे होने से, जैसे प्रिंटफ या स्कैनफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपाइलर को इनके नाम से कोई गर्ज नहीं है। कंपाइलर को इन इनपुट या आउटपुट फंक्शंस की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है और कैसे परफॉर्म करता है। तो ये जितने भी इनपुट या आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि हेडर फाइल्स में लिखे हुए होते हैं, इनका ओरिजिनल कोड जो इन्हें चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये लाइब्रेरी फाइल में लिखा हुआ होता है। मतलब लाइब्रेरी फाइल सी लैंग्वेज के जितने भी हेडर फाइल्स हैं, उनके तमाम इनपुट या आउटपुट फंक्शंस के ओरिजिनल कोड को लिए हुए होती है या अपने अंदर रखे हुए होती है।
जब भी हम कोई इनपुट या आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और आगे प्रोसेसिंग में अगर उसके ओरिजिनल कोड को उठाए जाना है तो वो ओरिजिनल कोड लाइब्रेरी फाइल से उस इनपुट या आउटपुट फंक्शन का उठाया जाता है और प्रोग्राम में इंटर किया जाता है ताकि कंपाइलर को ये पता चल सके कि ये जो इनपुट या आउटपुट फंक्शन है इसका ये कोड मेंशन है और ये फंक्शन ये खास काम करने के लिए परफॉर्म होता है। अब ये डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे कि हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और फिर उस फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी हेडर फाइल शामिल करते हैं। बाकी उस फंक्शन की जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कोड की फॉर्म में वो लाइब्रेरी फाइल के अंदर लिखी हुई होती है जिसे प्री प्रोसेसर और लिंकर के थ्रू प्रोग्राम में ऐड किया जाता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे प्री प्रोसेसर प्रोग्राम के अंदर इनपुट या आउटपुट फंक्शंस के नीचे उनके ओरिजिनल कोड को एंटर करता है और ये कहाँ से लेता है, ऑब्वियसली लाइब्रेरी फाइल से, जिसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद तमाम फंक्शंस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है। और हेडर फाइल हमेशा लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक्ड होती है क्योंकि किसी भी हेडर फाइल में जो भी फंक्शन हो उसका ओरिजिनल कोड लाइब्रेरी फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। तो हेडर फाइल और इसके अलावा लाइब्रेरी फाइल की आपस में एफिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हेल्प करती है प्री प्रोसेसर की या लिंकर की किसी भी फंक्शन से मुतल्लिका उसके ओरिजिनल कोड को लाइब्रेरी फाइल से उठाकर सोर्स फाइल में ऐड करना और उसके बाद एक नई फाइल जनरेट करना जो कि इजीली प्रोसेस हो सके और हम तक हमारे रिजल्ट को लेकर आ सके। तो आई होप आपको यहाँ तक प्री प्रोसेसर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि प्री प्रोसेसर क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है और किन किन स्टेप से गुजरने के बाद किन किन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प की वजह से हमारे सामने एक नई फाइल जनरेट करके लाता है जिसे फिर कंपाइलर को और इसके बाद लिंकर को दिया जाता है। और लिंकर के प्रोसेस से गुजरने के बाद और फाइल प्रोसेसर के पास जाने के बाद उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम तक लाया जाता है। तो ये तो थी प्री प्रोसेसर की फंक्शनैलिटीज जो कि हमने काफी डिटेल्ड में कवर की। कंपाइलर और लिंकर क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ और अगर आप मेरे लेक्चर्स लेना चाहें तो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ जाके मेरे तमाम पिछले लेक्चर्स ले सकते हैं सी लैंग्वेज से मुतल्लिका ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बन सके। तो ये तो था प्री प्रोसेसर का काम। अब बात करते हैं प्री प्रोसेसर की टाइप्स के बारे में। प्री प्रोसेसर की 4 टाइप्स हैं जिनमें मैक्रोज, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन एंड अदर डायरेक्टिव्स शामिल हैं और इन तमाम टाइप्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। तब तक ये बात याद रखिएगा कि ये चारों टाइप्स प्री प्रोसेसर की टाइप्स हैं और ये उसके साथ एफिलिएटेड या एसोसिएटेड हैं। मेरे इस लेक्चर का मकसद प्री प्रोसेसर को आप तक लेकर आना था कि प्री प्रोसेसर होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको प्री प्रोसेसर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिला झिझक। और इसके अलावा मेरे इन सोशल अकाउंट्स को फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसे शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए आपकी सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत की हामिल है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सी लैंग्वेज से मुतल्लिका इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।